आगे बैठो। नहीं, पीछे बैठो। क्यों? पीछे बैठो। देखना एक बार स्टार्ट हो गई है। स्टार्ट हो गई, टाइम भी स्टार्ट हो गई। क्या पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट लेक्चर में? कहाँ छोड़ा था? समास है। क्या समास होता है? क्या समास? इससे पहले जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं उनमें कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है? कौन से टॉपिक हम लोगों ने पढ़े? आगे आ जाओ, क्यों बार बार आगे? पीछे रहना ज्यादा शौक है? क्यों? बस ऐसे ही। पीछे बातें करेंगे तो दिखाई नहीं देगा है? नहीं, वहाँ पे मैं अकेले बैठा, कोई नहीं बैठा मेरे साथ। यहाँ पे अकेले बैठो, अभी अकेले ही हो बैठो। कुछ भी पूछना तो नहीं है? हम लोग टॉपिक पढ़ चुके हैं हिंदी में। एक तो वर्णमाला पूरी कर चुके हैं। वर्णमाला में भी उच्चारण स्थान बाकी सब चीजें कौन से प्रकार है, स्वर क्या है, व्यंजन ये सब पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग संधि कंप्लीट कर चुके हैं। संधि में भी तीनों प्रकार की संधि, जो उसके तीनों भेद है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। कुछ पूछना है उनमें से? अब हम पढ़ रहे हैं समास। समास क्या होता है? जैसे हमने पढ़ा था, संधि क्या होती है? दो वर्णों का मेल। वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। उसी तरीके से समास किसे कहते हैं? दो पदों के मेल से, दो पदों के मेल से जो एक नया पद बनता है, दो पद जहां पे मिलते हैं वो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। समास क्या है? जैसे कि मान लीजिए हमने एक शब्द ले लिया, राजपुत्र। एक शब्द लिया हमने, राजपुत्र। क्या ये समास है? समासिक पद है या नहीं है ना? समासिक पद। और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो कैसे बनेगा? राजा का पुत्र। एक ही बात हुई ना? अब यहाँ पे क्या हमारे तीन पद अलग अलग हो रहे हैं, राजा का पुत्र, तीन पद अलग अलग है, लेकिन हमने तीनों पदों का संक्षिप्तीकरण किया तो हमारा क्या हो गया? राजपुत्र। पद भी कम हो गए, तीन पद एक ही पद में कन्वर्ट हो गए और साथ में क्या हुआ? हमारा संक्षिप्तीकरण भी हो गया। और इसे हम क्या कहेंगे? समासिक पद। जब इसी समासिक पद को तोड़ते हैं, जो हमारा ये रूप बना था, ये क्या कहलाता है? विग्रह। समास का हमेशा क्या होता है? जब हम तोड़ते हैं तो क्या कहलाता है? विग्रह। और संधि में जब हम तोड़ते हैं तो क्या कहलाता है? विच्छेद। कभी समास का विच्छेद नहीं हो सकता। अगर लिखा है कि ये क्या है? समास का विच्छेद है, ये विग्रह है, तो आप क्या कहोगे? विग्रह। समास का हमेशा विग्रह होता है। विग्रह मीन्स जहां दो पद होते हैं उन पदों का अलग किया जाता है, उन पदों को अलग किया जाता है वो कहलाता है विग्रह। और जहां वर्णों को अलग किया जाता है वो कहलाता है विच्छेद। ठीक है? अब समास हम लोगों ने कौन कौन से पढ़ लिए थे लास्ट लेक्चर में? ध्यान है कुछ नहीं? हाँ, सबसे पहला समास कौन सा पढ़ा था हम लोगों ने? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास। जैसे मैं बताइए समास में क्या होते हैं? हमेशा दो पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद, दोनों पद है। इसे हम क्या कहते हैं? पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को हम क्या कहते हैं? उत्तर पद। उत्तर में बाद में आने वाला है और पूर्व में जो पहले आता है, पूर्व पद और उत्तर पद। अब बात कर रहे हैं अव्ययी भाव समास की। अव्ययी भाव समास में जैसे बताइए हमें दो पद में, पहला पद और दूसरा पद।
प्रत्येक पद में ये स्थिति बनी रहेगी प्रत्येक समास में। पहला पद यहाँ पे क्या होता है, प्रधान होता है, यानी प्रमुखता होती है पहले पद की अव्ययभाव समास में। प्रधान होने के साथ साथ क्या होता है, ये अव्यय भी रहता है, प्रधान भी होगा और अव्यय भी होगा। अव्यय पता है क्या होता है, अव्यय किसे कहते हैं, शुरुआत में जो अच्छा लगता है। अव्यय वो होते हैं जो अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं रखते हैं, लेकिन जब ये किसी दूसरे शब्द के साथ लग जाते हैं तो उसका अर्थ बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ बताइए करते यथा, है ना, यथा का कोई अपना स्वतंत्र अर्थ है नहीं है, लेकिन जब भी हम किसी दूसरे पद के साथ लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, ये उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। और हमने कह दिया यथाशक्ति, तो हमें पता चल गया कि क्या है, शक्ति के अनुसार, यथा क्षमता, है ना। तो जब भी ऐसे पद जो अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं रखते हैं लेकिन किसी दूसरे के साथ लगकर जब भी उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं वो कहलाते हैं अव्यय। क्योंकि अव्ययभाव समास पढ़ रहे हैं, इसमें पहला पद क्या होता है, प्रधान होने के साथ साथ अव्यय भी होता है। जैसे यथा हो गया, प्रति हो गया, निर हो गया, निस हो गया, ये सब क्या है, ये सब अव्यय है। इनका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं है, लेकिन जब ये किसी शब्द के साथ लग जाते हैं तो उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। जैसे प्रति को दिन के साथ लगाया तो हो गया प्रतिदिन, प्रति को एक के साथ लगाया तो हो गया प्रत्येक, है ना। तो ये शब्द क्या है, सब अव्यय है। और अव्ययभाव समास में पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कैसा रहेगा, गॉड, यानी सेकेंडरी, उसका कोई रोल होगा तो, लेकिन इसके साथ लगने के बाद रोल होगा। बेसिकली जो प्रधान है पहला वाला है इसमें। अब दूसरा समास कौन सा हमने पढ़ा था उसे, तत्पुरुष। क्या होता है तत्पुरुष में, दो पद होते हैं, पहला पूर्व पद होता है, दूसरा उत्तर पद होता है। पहला पूर्व पद होता है और दूसरा उत्तर उत्तर पद होता है। प्रधान कौन सा होता है दोनों में से, दूसरा वाला पद प्रधान होता है। और पहला पद कैसा रहेगा, गॉड। जाहिर सी बात है, जब उत्तर पद आपका प्रधान रहेगा तो पहला पद कैसा हो जाएगा, गॉड हो जाएगा। यानी कि जो जरूरत होती है, प्रमुखता होती है, वो किसे दी जाती है, बाद वाले पद को। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने लिखा, अभी लिखा है जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजमाता, क्या अर्थ है दोनों का, दोनों में क्या चीज कॉमन है, दोनों पदों में, राजपुत्र और राजमाता में राज कॉमन है, यानी राजा, ये भी राजा का पुत्र और ये कौन है, राजा की माता है। दोनों में ये चीज कॉमन है, ठीक है। लेकिन क्या है, उत्तर पद क्या है, प्रधान। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पुत्र लिखने पे अर्थ दूसरा आ रहा है पूरे पद का, और यहाँ माता लिखने पे पूरे पद का अर्थ दूसरा आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो पूरा पद है ये क्या दिखा रहा है हमें, किसी पुरुष की तरफ, है ना, किसी पुरुष की तरफ इंगित कर रहा है, और राजमाता क्या है, किसी स्त्रीलिंग की तरफ इंगित कर रही है। तत्पुरुष समास के कुछ भेद पढ़े थे हम लोगों ने, कितने भेद थे, हाँ, कौन कौन से भेद थे, लास्ट जब हिंदी का लेक्चर हुआ था तो कितने लोग थे इनमें से, और कोई नहीं था, कौन अपना मैं क्लास में नहीं ले रही। हाँ ठीक, कितने तत्पुरुष समास के भेद पढ़े थे, 6 भेद थे। कौन कौन से, कर्ता ने कर्म को यही ना, हाँ, कर्ता वाला जो था वो आपका नहीं होता है वहां पर। द्वितीय तत्पुरुष का, तृतीय का, इसी तरीके से चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, इन्हें कुछ
दूसरे नामों से भी संबोधित किया गया था वहां पे। द्वितीय तत्पुरुष को क्या कहते हैं? कर्म तत्पुरुष। क्यों कर्म तत्पुरुष क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर जो दोनों पद है उनके बीच में क्या आ रहा है? कर्म का चिन्ह आ रहा है। को एक चार्ट था, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो जो को का चिन्ह आ रहा है वो किसमें आ रहा है? कर्म तत्पुरुष। एग्जाम्पल क्या था? माखन को चुराने वाला। हम उसका विग्रह करेंगे क्या बनेगा? माखन को चुराने वाला। क्योंकि क्या आ रहा है? चिन्ह आ रहा है कर्म का। व्यक्ति क्या कर्म कर रहा है? माखन को चुराने का कर्म कर रहा है। इसी तरीके से तृतीय तत्पुरुष को हम क्या कहते हैं दूसरे नाम से? करण। करण तत्पुरुष। उदाहरण क्या बताया था इसका? बाण से मारा। तो जहाँ पे करण क्या मतलब है? सहायक। जब कोई कार्य करने में कोई भी चीज ऐसी होती है जो सहायक होती है उस क्रिया के संपादन में, तो वो क्या कहलाती है? करण कहलाती है। वाक्य आया था बाण से मारा। तो यहाँ पे क्या है? बाण क्या हो गया? सहायक हो गया ना उसका। बाण सहायक हो गया राम का, रावण को मारने में। तो यहाँ पे क्या होगा? कर्म तत्पुरुष। तीसरा क्या? चौथा क्या था? संप्रदान। क्या होता है संप्रदान में? संप्रदान तभी, ये सब चीजें तभी समझ में आएगी जब आपको वो चार्ट याद होगा कर्ता वाला। ठीक है। संप्रदान में क्या चिन्ह होता है? के लिए। जैसे उदाहरण क्या बताए थे? ब्रह्मणी ब्राह्मणदान। एक बात कैसे? ब्रह्मणदान और ब्राह्मणदान में एक ही बात होगी। ब्राह्मणदान, ब्राह्मण को दिए जाने वाला दान। तो यहाँ पे क्या है? ब्राह्मण के लिए का अर्थ निकल के आ रहा है ना, तो वो क्या हो गया आपका? संप्रदान। पंचमी में क्या होता है? अपादान। अपादान का मतलब क्या है? अलग होना। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है। और अलग होने वाली स्थिति कौन सी होती है? कोई एक शब्द बताओ। काम से अलग होने वाली स्थिति है नहीं है? अच्छा ये बताओ, इसके अलावा एक शब्द आता है सर्प है। क्या इसमें पंचमी तत्पुरुष होगा? यहाँ लिख रहे हैं। इस शब्द में पंचमी तत्पुरुष होगा या नहीं? सर्प में मतलब सर्प से अपादान वाला तत्पुरुष या पंचमी तत्पुरुष एक अलग होने वाली स्थिति के साथ साथ जहाँ पे जिससे हम डरते हैं उसमें भी होता है। जैसे सर्प है, सांप से क्या है? उसे भय। तो भय होने वाली स्थिति में भी क्या होता है? हमारा पंचमी अपादान तत्पुरुष बनता है। फिर आता है आपका षष्ठी तत्पुरुष। इसे हम क्या कहते हैं? एक नाम और लिया था संबंध तत्पुरुष। इसके उदाहरण क्या थे? काकी के। संबंध आता है, किसमें आता है संबंध? पूर्व पद में और उत्तर पद में। इन दोनों के बीच में संबंध होता है और साथ में चिन्ह क्या निकल के आता है जब हम उसका विग्रह करते हैं? का, की और के। जैसे शब्द लिखते थे राजा का पुत्र। क्या है? संबंध है ना राजा में और उसके पुत्र में, है ना? राजमाता, राजा में और उसकी माता में क्या है? एक संबंध निकल के आ रहा है। और संबंध के साथ साथ क्या हो गया? ये संबंध तत्पुरुष। फिर आता है आपका सप्तमी तत्पुरुष। इसे क्या कहते हैं? अधिकरण। और अधिकरण में चिन्ह क्या बनते हैं? में। क्या थे उदाहरण? कर्म कुशल। किसी भी कर्म में वो क्या है? कुशल है।
विद्या निपुण, विद्या में वो क्या है, निपुण है। गृह प्रवेश और पुरुषों में उत्तम है। और रेलगाड़ी, रेलगाड़ी कैसे समझ जाएगा? हाँ इसमें है रेल में गाड़ी कैसे हो जाएगा? पता नहीं उसमें है। रेल पर चलने वाली, गलत है। रेल पे चलने वाली गाड़ी कौन सी है? रेल तो होती है वो जो लाइन होती है, उसे रेल ही बोलते हैं। उसे रेल बोलते हैं। हाँ मैं तो इंजीनियरिंग में पढ़ा, मैंने पढ़ा है। लेकिन फिलहाल हमने नहीं पढ़ा। चलो कोई रेलगाड़ी ऐसे शब्द में क्या रहता है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है कि जहाँ पे कोई भी सटीकता ना हो। है रेलगाड़ी? रेलगाड़ी है क्या उसमें? इसके बाद हम लोगों ने कौन सा समास पढ़ा था? पढ़ा था कोई नहीं? द्वंद्व समास। क्या होता है द्वंद्व में? दोनों पद प्रधान होते हैं। और द्वंद्व समास के भेद कितने थे? तीसरे नंबर पर हमने पढ़ा था द्वंद्व समास। दोनों पद यहाँ क्या रहते हैं? प्रधान रहते हैं। अव्यय भाव में पहला पद प्रधान था, तत्पुरुष समास में बाद वाला पद प्रधान था, लेकिन द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान रहते हैं। जैसे रात दिन, माता पिता, दाल चावल, दाल चावल, दाल चावल, दोनों पद क्या है? प्रधान है यहाँ पर। इसके साथ ही द्वंद्व समास के कुछ भेद बताए थे। कौन कौन से थे? समाहार द्वंद्व। पहला था समाहार द्वंद्व। क्या होता है समाहार द्वंद्व? समाहार द्वंद्व उस समास को कहते हैं जहां पे दोनों ही पद में किसी एक समूह का बोधक करें। जैसे दाल चावल, दोनों क्या है? एक प्रकार के अनाज का बोधक है ना? तो ये चीज क्या है? समाहार द्वंद्व हो गई। जैसे रथ और घोड़े, कहीं ना कहीं हमें क्या बता रहे हैं कि हमने क्या कहा? रथ और घोड़े। केवल ये शब्द कह दिया तो हमें ये पता चलने लगा कि सेना की बात हो रही है ना? समाहार द्वंद्व के बाद दूसरा कौन सा था इसका? एक शेष और इतरेतर। इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है? इतरेतर द्वंद्व जहां पर इतरेतर मींस दोनों पद कैसे होते हैं? अलग अलग भी होते हैं और अपनी अपनी प्रमुखता भी रखते हैं। जरूरी नहीं कि वो एक ही समूह से लिए गए हों, लेकिन अपनी अपनी प्रमुखता रखा है। जैसे माता पिता, दिन रात, अपनी अपनी दोनों प्रमुखता रख रहे हैं। सूर्य चंद्रमा। और तीसरा था आपका इसी का एक शेष। एक शेष में क्या होता है? दोनों पद संक्षिप्त होके एक पद बन जाते हैं। जैसे माता पिता दोनों मिले तो क्या बन गया? इंग्लिश में हम कह देते हैं पेरेंट्स। क्या फादर और मदर अलग अलग कहते हैं? पेरेंट्स का मतलब क्या वहां पे इंग्लिश में? कि माता या पिता। लेकिन यहाँ पे क्या हम कह देते हैं? पितरौ या पितर। उसमें आपका क्या हो गया? आपकी माता भी आ गई और आपके पिता भी आ गए। तो दोनों ही पद मिलके जब एक ही पद का रूप धारण कर लेते हैं तब वो कहलाता है एक शेष। या फिर और एग्जाम्पल पता है? हमने कह दिया रामो, एक शब्द निकल के आया। क्या मतलब हुआ रामो का? जहाँ पे दो मात्राएं लगी हुई होती हैं। अगर रामो शब्द निकल के आता है इसका मतलब क्या हुआ? राम और परशुराम। रामों का मतलब ये नहीं कि दो राम, यहाँ पे क्या निकल के आया? राम और परशुराम। इन दोनों पदों को संक्षिप्त करके उन्होंने क्या कह दिया? रामो। और कोई समास नहीं पढ़ा तुम लोगों ने?
वाला उदाहरण कोई भी पढ़े। नहीं आदि स्टार्ट बताओ। क्या होता है बहुव्रीहि में? बात ही क्यों कर रहे हो? क्या बात है? या तो ज्यादा समझ में आ रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है? पीछे वाले तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। जो अभी आए वो नहीं, जो पहले से मौजूद थे। चौथे नंबर का समास जो आज मुझे पढ़ना है वो है आपका बहुव्रीहि। क्या होता है बहुव्रीहि? कौन सा पद प्रधान होता है और कौन सा नहीं? तीसरा पद प्रधान होता है। 3 पद होते हैं। पद तो 2 ही होते हैं क्योंकि वो तीसरे को इंडिकेट करते हैं। तीसरे पद को नहीं, किसी तीसरे की विशेषता बताते हैं या अर्थ को इंगित करते हैं। पहला पद और दूसरा पद दोनों ही पद मिलकर क्या करते हैं? किसी तीसरे के अर्थ को बताते हैं, है ना? तीसरे अर्थ को बताते हैं। एग्जाम्पल जैसे दशानन, 10 है आनंद जिसके, आनंद मीन्स मोहित, ठीक है? वो किसे बता रहा है? ये शब्द किसे बता रहा है? रावण की तरफ। या फिर नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, ऐसा कौन? विष्णु देव, शिव जी, विष्णु जी कौन सा हुआ? शिव जी। नीला है कंठ जिसका, ऐसे कौन है? भगवान शिव। ये चीज क्या है? बहुव्रीहि। बहुव्रीहि के भेद पता है? बहुव्रीहि के भेद बहुव्रीहि के भेद पता है? बताओ। बहुत दिया अभी। पल्लवी रिजल्ट आ गया? ये मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। कितने पे गई मैरिट? मेरिट तो कम पे ही 70 पे। तुम्हारे कितने बदले? लड़कों के 80 पे गई, मेरे 50 कुछ है। अब कैसे गए? नेगेटिव मार्किंग थी? नेगेटिव मार्किंग थी पर वो मैथ में थोड़ा सा लेवल ज्यादा तैयारी करोगे क्या? और तैयारी में मेरी थी नहीं। अगर 10 ही दिन मिले थे तो अब 10 दिन में मैं प्रिपेयर करूँगी। तैयारी करोगे क्या ना? एस्टेट डाल दिया? सुपरडेट कहाँ है? एस्टेट बिहार का। बिहार का नहीं है। मैं नहीं डालूंगी, अब मैं जाऊंगी दूसरी दूर जाएगी, पैसे भी इतने पूछे कुछ हुआ ही नहीं। हमारे साथ में बैच के लोगों का हुआ है। हाँ, आयुषी का हुआ है। आयुषी शर्मा, शिवांगी की बहन थी। तो वो मैम अपने सब्जेक्ट से गई है ना, हिंदी से तो ये संस्कृत से 70 गई उसकी भी मेरिट। जो भी हुआ था मेरा लेकिन तैयारी करो आगे, क्योंकि टीवी के पीरियड में वहाँ हम लोग बड़ी सीट ज़्यादातर वैकेंट में रहता है, सुना है ऐसा। बहुव्रीहि के कुछ भेद थे। पहला भेद कौन सा पढ़ते हैं हम लोग? समान अधिकरण। शब्द आते हैं इसके या नहीं? समान अधिकरण बहुव्रीहि क्या होता है? समान अधिकरण बहुव्रीहि उसे कहते हैं जहां पर दोनों ही पद यानी कि पहला पद और उत्तर पद दोनों ही पद में क्या होती है? विभक्तियां समान होती हैं।
कोई भी शब्द अलग से नहीं लगा होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने लिखा था अभी दशानन। दशानन क्या बन रहा था? 10 हैं मुख जिसके। दोनों ही पद क्या है? अलग अलग है या नहीं है? अलग अलग विभक्ति की तरफ बता रहे हैं या नहीं? पहला पद तो मान लीजिए सेम सिंपल सा है 10, लेकिन बाद वाला क्या है? आनंद। मुख जिसके, तो एक संबंध बता रहा है ना मुख का। लेकिन यहाँ पे क्या होता है समानाधिकरण में कि दोनों ही पद किसी भी संबंध को नहीं बताते हैं। पद को अलग कर दिया, क्या हो गया? युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला। क्या ये समानाधिकरण में होगा या नहीं? दोनों में सेम विभक्ति है। युद्ध में स्थिर रहने वाला होगा या नहीं? समानाधिकरण में है। युद्ध में कौन सी विभक्ति है? युद्ध में अधिकरण सप्तमी, अधिकरण है ना। यहाँ पे क्या है? सप्तमी है। और ये क्या है? कोई विभक्ति नहीं है यहाँ पे, स्थिर रहने वाला केवल। तो दोनों में सेम हुई क्या? पहले पद में दूसरे पद में दोनों में विभक्तियां सेम है या नहीं है? तो ये समानाधिकरण में नहीं आएगा, इसलिए केवल लिखा था। कुछ लोग कहते हाँ समानाधिकरण नहीं होगा क्योंकि उसके नीचे लिख दिया है। विभक्तियां दोनों में सेम होनी चाहिए। जैसे आपका कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास में क्या होता है? कर्मधारय समास में क्या होता है? क्या होगा? कर्मधारय समास में क्या होता है? कुछ पद ऐसे होते हैं जिनमें विभक्तियां दोनों में सेम होती हैं। जैसे कुंभकार, कुंभ को बनाने वाला कुंभकार कहलाता है। नीलकंठ, नीला है कंठ। सिर्फ जिसका नहीं कह रहे, जिसका कहते हैं क्या होगा? यहाँ पे अगर आपका लिखा है केवल बहुव्रीहि समास में, अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो क्या लगा होगा? रिसर्च जरूर लगी होगी। अगर बहुव्रीहि समास का वो ऑप्शन दे रहे हैं तो, और यदि नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? वो कहीं ना कहीं कर्मधारय समास को भी बता रहा है। कर्मधारय समास में क्या होता है? जैसे पीताम्बर। अब ऐसे तो पीताम्बर बहुव्रीहि का भी उदाहरण निकल के आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है? ये कर्मधारय का भी उदाहरण है। कर्मधारय का उदाहरण हमेशा कैसा होता है? नपुंसक लिंग में होता है। कभी भी किसी भी लिंग की तरफ नहीं बताता है कि वो स्त्रीलिंग पद है या पुल्लिंग पद है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग तो पता है ना? पता है क्या? पहचान क्या होती है? अच्छा, कोई शब्द अगर मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है पीताम्बर ही लिंग में, कैसे पता चलेगा ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है? नपुंसक लिंग बनाने के लिए क्या पहचान होती है? नपुंसक लिंग बनाने के लिए क्या पहचान होती है इसमें? कुछ अलग से पता चलेगा नपुंसक लिंग में या नहीं? जो लोग पीछे मोबाइल खोले बैठे वही बता दो, फोन में से देख के बता दो।
ऐसे पता चल रहा है सबको देख के सबको देख के पता चल रहा है। शब्द को देख के हाँ लेकिन शब्द में कुछ क्या हुआ चेंजेस हो गए। क्लास में बोलता हूँ एग्जाम में नहीं बोलता। मैं एग्जांपल देना जैसे मैंने बताया ना नीलकंठ, नीलकंठ में क्या आता है अगर विसर्ग लगी हुई आपके शब्द के सामने आती है तो भाभी जाते हो सही बात है, तो मैदान छोड़ दो वो तो नहीं बैठी है तो वो मेरी मर्जी मेरा तो मेरा अधिकार है हाँ अधिकार कहाँ करता है क्वालिटी में आ गया। क्या हो गया नहीं तो मैं फोन पर मैंने कहा अगर फोन कर तुम खोले ही बैठो तो फिर ढंग की चीज खोल के बता ही दो। तो कह रहा टेस्ट में मैं नहीं खोलता हूँ फोन। ये कहते हैं, "चल जाओ", इसने बोला था। आपस में अधिकार और कर्तव्य की बात और एक शब्द मिलता है बाकी सबको मौका मिल जाता है आपस में गुनगुनाहट का। जो आपस में बात करना वो तो कर ही रहे हैं, बाकी पूरा क्लास में आपस में बात करना है। अगर मान लीजिए नीलकंठ शब्द है और खाली नीलकंठ नहीं पूछा जाए कि नीलकंठ में क्या है आपका कौन सा समास आएगा और आगे विसर्ग लगी हुई है तो कौन सा समास होगा यहाँ पे बहुव्रीहि। क्यों? क्योंकि किसी न किसी पुरुष की तरफ बता रहा है नीलकंठ था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर विसर्ग नहीं लगी हुई आती है स्त्रीलिंग कहाँ हो जाएगा, स्त्रीलिंग पद नहीं होता है तो क्या होगा ये कर्मधारय होगा। नीला है कंठ तो मैं विसर्ग के आधार पर हम कह सकते हैं ये पुरुष। हाँ तीसरे पद पुल्लिंग में हमेशा विसर्ग लगी हुई होती है। रामः इसमें ये थोड़ी कहेंगे मतलब नीलकंठ शिव जी तो इसमें उसका मतलब इसमें तीसरा जो इंडिकेट नहीं करेंगे, इंडिकेट नहीं करेंगे इंडिकेट नहीं करेंगे कर्मधारय कर्मधारय में और बहुव्रीहि में इंडिकेट करता है। बस यही पहचान बस ये पहचान बहुव्रीहि हमेशा पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिलकर क्या करते हैं किसी तीसरे पद की तरफ इशारा करते हैं। जैसे हमने कह दिया कवीश्वर, सिंपल सा एक शब्द लिखा कवियों का ईश्वर। वैसे क्या हो गया ये अभी तीन समास की तरफ बता रहा है ये शब्द एक। कवियों का ईश्वर मीन्स तत्पुरुष समास हो गया, कवियों में ईश्वर सप्तमी तत्पुरुष हो गया। अब बहुव्रीहि हमने बनाने के लिए क्या करा कवीश्वर विसर्ग लगा दी तो हो गया ये बहुव्रीहि समास है ना। और अगर तत्पुरुष समास कहेंगे ये सॉरी कर्मधारय कहेंगे तो बनेगा या नहीं, विसर्ग नहीं लगा है लेकिन ये यहाँ पे कर्मधारय समास नहीं बनेगा। कर्मधारय समास का भी एक भेद है तब बनेगा जब आप उसके भेद पढ़ोगे अंदर। उत्तर पद कर्मधारय होता है, रूपक कर्मधारय होता है, पूर्व पद कर्मधारय होता है, उभय पद कर्मधारय होते हैं। तो इस तरीके से चार भेद है वहां पे। समान अधिकरण सिंपल सी बात है कि जहां पर दोनों पदों में क्या होती है विभक्तियां सेम होती हैं। दूसरा भेद क्या होता है इसका व्यधिकरण आगे नहीं व्यधिकरण बहुव्रीहि। व्यधिकरण बहुव्रीहि वहां होता है जहां पे पहले पद में और दूसरे पद में दोनों में विभक्तियां अलग अलग होती हैं। जैसे मैंने पहला वाला उदाहरण लिखा था ना युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर रहने वाला, दोनों पद में विभक्तियां अलग अलग है, पहले में सप्तमी और दूसरे में कोई विभक्ति नहीं है। तो व्यधिकरण बहुव्रीहि जहां पे दोनों पद की विभक्तियां अलग अलग होती हैं। समान अधिकरण जहां पे दोनों पद की विभक्तियां समान होती हैं। एक होता है आपका तुल्य योग, पर ऐसा जरूरी पूछना है कि बहुव्रीहि में सब में मतलब विसर्गे होती ज्यादातर होती है। या तो आपसे विग्रह करके पूछा जाएगा अगर हिंदी में पूछते हैं, और विग्रह करके नहीं भी पूछा गया तो शब्द जो होगा वो आपका क्या होगा। अगर ऑप्शन भी दिया होगा तो ऑप्शन ऐसा नहीं होगा जो कोई विवादित हो, या तो बहुव्रीहि देंगे या कर्मधारय देंगे, कोई भी एक देंगे। और यदि मान लीजिए उन्होंने सारे उदाहरण दे दिए, बहुव्रीहि भी दिया ऑप्शन में, आपका कर्मधारय भी दिया, तत्पुरुष भी दिया, तो उसमें क्या करेंगे कुछ ना कुछ ऐसा इंडिकेशन जरूर देंगे जिससे आपका अगर क्वेश्चन का आंसर सटीक जो है बहुव्रीहि लग रहा है तो आप उसी को ऑप्ट करोगे। तुल्य योग बहुव्रीहि में क्या होता है जहां पर किसी भी शब्द के साथ सा या सह ये लगा हुआ होगा।
पहचान है सिर्फ इसकी, सा और सह, ये लगा होगा। जैसे शब्द है सपत्नी, या फिर हम कहते हैं सपरिवार, परिवार के साथ लिखा हुआ आता है ना, सपरिवार निमंत्रण, तो क्या परिवार के साथ, तो सा या फिर सहज होगा, वो लगा हुआ होगा, वो क्या कहलाएगा हमारा तुल्य योग बहुव्रीहि। इस तरीके से बहुव्रीहि के कितने भेद हो गए हमारे? 3, समानाधिकरण, व्यभिकरण और तुल्य योग बहुव्रीहि। समानाधिकरण जहाँ पे दोनों पद की विभक्तियां सेम होती हैं, व्यभिकरण जहाँ पे अलग अलग होती हैं, अपोजिट है दोनों, और आपका तुल्य योग में क्या होता है, जहाँ पे सा या सह ये शब्दों का प्रयोग होता है। बहुव्रीहि के बाद कौन सा समास था? कर्मधारय। क्या होता है कर्मधारय में? कर्म को धारण करने वाला। पहला पद क्या होगा इसमें? विशेषण, और दूसरा पद कैसा होता है? विशेष, जिसकी विशेषता बताई जाती है। पहला पद विशेषण होगा, दूसरा पद क्या होगा? विशेष्य होगा, जिसकी विशेषता बताई जाएगी। एग्जाम्पल, महापुरुष और नीलकमल, नीलकंठ, पीतांबर, ये सब क्या है? महासागर, महानदी, नीलकमल, नीला है कमल, मैम चौराहा इसी में नहीं? चौराहा देखो समास, वो तो 4 तो आ रहा है। देखो समास, 4 दाने जहाँ पे आके मिलती हैं और देखो समास है, जहाँ पे पहला पद संख्यावाची होता है। कर्मधारय में क्या है? पहला पद क्या है? नीला, और दूसरा पद क्या है? कमल। तो ये क्या है? कमल की विशेषता बता रहा है कि कमल कैसा है? नीला है। क्या हो गया हमारा? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। कर्मधारय के बाद कौन सा था? कितने हो गए? 5 हो गए। चौथा बहुव्रीहि था, 5वां कर्मधारय दिगु है। दिगु रह गए। दिगु समास क्या पहचान होती है इसकी? पहला पद संख्यावाचक होता है और दूसरा पद कोई भी संख्या हो सकता है। पहला पद संख्यावाची होगा और दूसरा पद कोई भी संज्ञा। जैसे हमने कह दिया पंचवटी, क्या अर्थ निकल के आया? 5 वृक्षों का समूह, ऐसा स्थान जो 5 वृक्षों का समूह है। त्रिमुनि, 3 मुनि। तो पहला पद क्या रहेगा? हमेशा कैसा रहेगा? संख्यावाची रहेगा, और दूसरा पद किसी न किसी संज्ञा की तरफ, संज्ञा का बोधक होगा। कुछ पूछना है? कुछ भी पूछना है? कर्मधारय के जो भेद आप कराएंगे? पढ़ने? नहीं पढ़ने, किसी भी नहीं पढ़ा है। पढ़ने हैं या नहीं पढ़ने? कंफ्यूजन तो नहीं होगा? आते हैं पेपर में वैसे? पेपर में वैसे तो नहीं आते, वो तो सिंपल सा पूछते हैं, केवल नाम ही पूछते हैं, कर्मधारय समास से बहुव्रीहि समास से। क्योंकि फिर ज्यादा पढ़ोगे अंदर तो घुसोगे ज्यादा तो उसमें कंफ्यूजन होगा। उसमें भेद तो बहुत है। फिर आपके भयपद कर्मधारय,
क्या हो गया? उभय पद कर्मधारय है, उपमान उत्तर पद कर्मधारय है, पूर्व पद कर्मधारय है। तो उन्हें ज्यादा अंदर ज्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल क्या है बेसिक पता होना चाहिए कि किसमें कौन सा समास है। बहुव्रीहि समास का भेद इसलिए बता दिए ताकि वहां पे क्या है कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे युधिष्ठिर ज्यादातर देखा जाता है कि आ जाता है, और कम भी है, शब्द से ही पता चल रहा है। नहीं कर्मधारय में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए कर्मधारय मत पढ़ो अंदर। फिर केवल कर्मधारय का जो बेसिक है वो पढ़ लो कि विशेषण होता है और विशेष होता है। पहला पद विशेषण है, दूसरा पद विशेष है। इसके साथ ही हम क्या पढ़ेंगे कि समास के कुछ अन्य भेद भी बताए हुए हैं, वो शायद तुम लोग की क्या लिखा है? अलुक तत्पुरुष, पीछे बातें नहीं। क्या लिखा है? कौन सा भेद है? कुछ अलग है या नहीं? नाम पढ़ा है इसका कहीं? आलोक, आलोक नहीं है भाई, आलोक तत्पुरुष क्या होता है? ऐसा तत्पुरुष समास जहां पर पद किसी भी पद की विभक्ति का लोप ना हुआ हो। समास बनाते समय जैसे मान लीजिए हमने कहा राजा का सेवक, एक इसका यदि हम समास बनाएंगे तो क्या बनेगा? राज सेवक, राज सेवक। क्या यहाँ पे विभक्ति का लोप है या नहीं है? है ना? का जो शब्द यहाँ पे लिखा हुआ था वो शब्द यहाँ पर नहीं है। अलुक तत्पुरुष में क्या होता है कि विभक्ति का लोप नहीं होता है, इसलिए कहा जाता है अलुक, यहाँ पे लुप्त नहीं है। जैसे हमने शब्द देखा लिखा हुआ खेचर, खे मीन्स क्या होता है? खा किसे कहते हैं? खा तत्सम शब्द है आकाश का, आसमान का। तत्सम, तत्सम तत्व तो है ना हम लोग के सिलेबस में। तो खे मीन्स हो गया आकाश में, और चर मीन्स विचरण करने वाला। आकाश में विचरण करने वाला पक्षी क्या है? आकाश में विचरण करने वाले इसमें एक संज्ञा दी जाती है पक्षीगण या फिर खेचर। तो खे क्या है यहाँ पर? यदि पूरा शब्द आपके सामने ऐसे ही आ जाता है खेचर, तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है? ये अलुक तत्पुरुष है। क्यों? क्योंकि इसमें सप्तमी जो विभक्ति है, खा जो है वो सप्तमी विभक्ति में क्या बनता है? खे। और ऐसे कैसे उठा के इन्होंने शब्द में रख दिया है, तो यहाँ पे क्या है? विभक्ति का लोप नहीं हुआ है पूर्व पद में। तो ऐसा समास जहाँ पे दोनों पदों में से किसी में भी विभक्ति का लोप ना हुआ हो वो क्या कहलाएगा? आपका अलुक तत्पुरुष। क्या हो गया? कुछ गलत पढ़ा रहे हैं? हाँ, फिर हम लोग आपस में से बातें करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हम गलत पढ़ा रहे हैं या फिर इन लोग डिस्कस कर लेते हैं आपस में डिस्कस कर लेते हैं। चलो अच्छी बात है, लेकिन टॉपिक पे डिस्कस कर लो। क्लासरूम के अंदर हो तो क्लासरूम के अंदर ही रहना। अलुक तत्पुरुष के अलावा एक समास और होता है आपका उपपद तत्पुरुष। ये अलग भेद है, जो आप लोग भेद पढ़ रखे थे 5-6 प्रकार के, उनसे ही अलग है। इनके शब्द देखे गए हैं, ज्यादातर आते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में, इसलिए बताइए। उपपद तत्पुरुष में क्या होता है? जहाँ पे उत्तर पद आपका क्या होता है? किसी न किसी क्रिया को करने वाला बताया जाता है। जैसे हमने कह दिया जलज, ये हमने कह दिया पंकज। दोनों का विग्रह करो, क्या पता चलेगा? जलज और पंकज
विग्रह करने में क्या पता चल रहा है? पंकज किसका पर्यायवाची है? कमल कमल का। कैसे पता चला हमें कमल का पर्यायवाची है? पंकज में की वो होता है कीचड़। और जामीस, जल में वो उसका जामीस उत्पन्न होना। तो जल पंख मीन्स कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। तो बाद वाला जो पद है, अगर हमने विग्रह करा तो क्या बना? पंख प्लस ज। पंख मीन्स हो गया हमारा कीचड़, और ज मीन्स क्या है? उत्पन्न होना। उत्पन्न होने एक क्रिया है या नहीं? क्रिया है ना। तो जहां पे बाद वाला पद किसी न किसी क्रिया को बताता है वो क्या कहलाता है? हमारा उपपद तत्पुरुष। उपपद यानी बाद में आने वाला पद किसी क्रिया की तरफ बताता है, वो कहलाता है आपको उपपद तत्पुरुष। जलद, क्या मतलब हुआ जलद का? इसका पर्यायवाची जलद। जलद, जलद दा है बादल का, जल को देने वाला कौन है? जल प्लस दा, जल को देने वाला ऐसा कौन है? बादल है। तो यहाँ पे क्या है? जो दा की क्रिया है, जो दा शब्द है वो क्या है? उत्तर पद होने के साथ साथ किसी न किसी क्रिया को बताने वाला है, जल को देने वाला। तो ये क्या हो गया हमारा? उपपद तत्पुरुष। जब तत्पुरुष के भेद में आते हैं तो हमारा ये क्या कहलाएगा? उपपद तत्पुरुष। लेकिन कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जहां पे आपके सामने ये बहुव्रीहि भी लिखा जाए और उपपद तत्पुरुष भी लिखा जाए। उपपद तत्पुरुष का ऑप्शन तभी आएगा जब इसके और भी ऑप्शन आपके सामने रखे जाएंगे। जैसे मान लीजिए अलुक भी रखा गया, बहुव्रीहि का कोई भेद रख दिया। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जहां पे ऑप्शन आपके सामने कंफ्यूजिंग हो या फिर विवादित हो। एक भेद और है इसका, होता है आपका तीसरे नंबर पे था। पहला हो गया अलुक तत्पुरुष, दूसरा हो गया उपपद और तीसरा था नए तत्पुरुष। क्या होता है नए तत्पुरुष? नाम से पता चल रहा है ना, ना किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव, निषेध। किसी भी चीज का जहां पे निषेध हो रहा हो। अब निषेध कैसे पता चलेगा? जैसे हमने कह दिया वो व्यक्ति कैसा है? अज्ञानी है। तो क्या ये शब्द ज्ञानी पुरुष की तरफ इशारा कर रहा है? हमें कैसे पता चला कि उसके अंदर ज्ञान नहीं है? आ लगा हुआ है। तो हम यदि इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? आ प्लस ज्ञानी। तो जहां पे पूर्व पद हमारा उत्तर पद के निषेध की स्थिति बताता है, नेगेटिव पॉइंट को बताता है, वो क्या कहलाता है? हमारा नए तत्पुरुष। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसी का। आ ब्राह्मण, वो व्यक्ति कैसा है? ऐसा व्यक्ति है जो ब्राह्मण नहीं है। आ है ना, तो ये क्या हो गया? हमारा निषेध बता रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो अब्राह्मण यानी कि ब्राह्मण नहीं है वो क्या कहलाएगा? अब्राह्मण कहलाएगा। अच्छा एक शब्द और ले लेते हैं, अनावश्यक। क्या ये नए तत्पुरुष होगा? ऐसा काम जो अनावश्यक है। क्लासरूम में बातचीत करना अनावश्यक है। तो अनावश्यक जो शब्द है वो क्या होगा? नए तत्पुरुष होगा या नहीं? हो जाएगा। हो जाएगा। विग्रह करने में क्या बनेगा? आप प्लस आप प्लस आवश्यक ना कहाँ गया फिर? अनावश्यक है ना। विग्रह करने में क्या बनेगा? अन्य प्लस आवश्यक। तो अन क्यों आया यहाँ पे? पहले तो आ पढ़ रहे थे हम लोग, बाद में अन क्यों आ गया? अन क्यों आया? ऐसा कार्य जो आवश्यक नहीं है। निषेध तो बता रहा है लेकिन अन क्यों आ रहा है यहाँ पे? आ भी तो आ सकता था। जब भी हमारा दूसरे वाले पद में यदि पूर्व में शुरुआत में यदि कोई स्वर होता है तो क्या आता है? हमारा अन आता है निषेध में। और यदि स्वर नहीं है तो आएगा। जैसे हमने लिया ब्राह्मण, ब्राह्मण के साथ क्या है?
ब्राह्मण में यहाँ पे कोई स्वर है शुरुआत में? नहीं है। क्या है? व्यंजन है। और व्यंजन होने की स्थिति में हमारा क्या लगा? आ। अज्ञानी था, अज्ञानी तक हमने विच्छेद किया तो क्या बना? क्योंकि ज्ञानी में क्या है? शुरुआत किससे हो रही है? व्यंजन से हो रही है, ना कि स्वर से। यहाँ पे क्या है? कोई स्वर की शुरुआत नहीं है, ज्ञा से शुरुआत हो रही है और ज्ञा से आता है व्यंजन होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? आ। लेकिन जब हमने अनावश्यक बनाया और इसका विग्रह किया तो क्या बना हमारा? अन प्लस आवश्यक। दोनों पद अलग अलग भी है और कैसे? सार्थक भी है, अपना अपना अर्थ रख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे क्या है? स्वर है। और जब पूर्व उत्तर पद का पूर्व वर्ण स्वर होता है तो निषेध की स्थिति में अन आता है, ना कि आ। तो हमारा क्या बन जाएगा? अनावश्यक। ठीक है, ये तत्पुरुष समास के कुछ अलग उदाहरण थे। अलग तत्पुरुष हो गया आपका, दूसरा कौन सा था? उपपद तत्पुरुष। और तीसरा कौन सा था? नए तत्पुरुष। नए तत्पुरुष यहाँ पे ना वाली स्थिति आती है, निषेध वाली स्थिति आती है, नए तत्पुरुष होता है। उपपद तत्पुरुष यहाँ पे उत्तर पद किसी क्रिया को बताता है। और अलग तत्पुरुष कहाँ होता है? पीछे बताओ, अलग तत्पुरुष कहाँ होता है? सब पीछे बैठे क्या? तुम बताओ, क्या नाम है? यही हो क्लास? कहाँ हो? यही हो। फिर क्या पूछा अभी हमने? पूछा क्या? चाहिए बता दो, बस पूछा क्या? यहाँ नहीं होना। अलुक तत्पुरुष जहाँ पे दोनों पदों में से किसी भी पद में विभक्ति का लोप ना हो, लुप्त ना हो विभक्ति, वो कहलाता है अलुक तत्पुरुष। नास्तिक किसमें आएगा? नास्तिक नास्तिक नए तत्पुरुष में ही आएगा। हाँ, जो आस्तिक नहीं है वो नास्तिक। जैसे आपने शुरू में बताया था वो राजा का पुत्र राजपुत्र, तो उसमें तो काका तो उसमें भी आया, तो ये इसमें भी हो जाएगा। किसमें? जैसे राज सेवक आपने कहा, राजा का सेवक काका लोग हो गया इसमें। हाँ। तो राजा का पुत्र उसमें भी तो काका। यदि राजा का पुत्र, हाँ राजा का पुत्र बीच में आ जाएगा। यदि पूरा वाक्य लिखा है तो राजा का पुत्र थोड़ा विग्रह करने के बाद आना है ना। नहीं, राजा का पुत्र थोड़ा ना आएगा आलोक में। आलोक में नहीं आएगा, राजपुत्र भी नहीं आएगा आलोक में। मैंने कहा है आलोक में वहां आता है जहाँ पर विभक्ति का लोप नहीं हो रहा हो। तो राजपुत्र ये तो आप विग्रह की बात कर रहे हो। राजा का पुत्र अगर आप पढ़ रहे हो तो विभक्ति पूरा पढ़ रहे हो, उसका विग्रह करके पढ़ रहे हो। ये तो मैंने सुना है बहुरी में बहुरी में आ जाएगा, बहुरी में नहीं आएगा, ये तत्पुरुष में आएगा। नहीं, राजपुत्र है तो राजा का पुत्र जो राजा का पुत्र बहुरी में कहाँ से आ जाएगा? भाई संबंध तत्पुरुष बता रहा है ना ये, बहुरी में कैसे आ जाएगा? पवन पुत्र किसमें आएगा? पवन पुत्र, पवन का पुत्र वो बहुरी में आएगा क्योंकि भगवान जी की तरफ बता रहा है। दोनों ही नहीं तो वो भी तो संबंध हो गया है। संबंध भी आ रहा है वहाँ पे और आप संबंध तत्पुरुष भी इसमें कह से- सकते हैं और बहुरी भी कह सकते हैं। आलोक का कोई और एग्जांपल है क्या? जैसे खेचर तो एक समझ में आ गया, खेगा हाँ। मतलब आकाश में, हाँ। और जल मतलब विचरण करने वाला। इसके और एग्जांपल देखो तुम लोग के पास नहीं है मोबाइल में मोबाइल में देखो आलोक मोबाइल में मिलते ही नहीं ऐसे वर्ड। क्योंकि मुझे जो भी पता होंगे वो ज्यादातर संस्कृत के ही है और संस्कृत में फिर हम लोग संस्कृत और हिंदी सब मिक्स हो जाएगा हैं।
मिस्टर था, पवन पुत्र क्यों नहीं हो सकता? पवन पुत्र इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि दोनों ही पद, यदि हम विग्रह कर रहे हैं तब तो बन रहा हमारा क्या है, संबंध तत्पुरुष है दोनों में, लेकिन दोनों ही पद मिलकर जब किसी अर्थ को बताते हैं वर्ड कैसा होता है, प्रसिद्ध होता है, चेंज नहीं होता है। पवन पुत्र अगर हम किसी बच्चे के सामने बोल देंगे ना, जैसे पता होगा तो वो सीधा अर्थ बताएगा कि हनुमान है इसका। दशानन यदि हमने बोला तो क्या अर्थ निकल के आ रहा है, प्रसिद्ध अर्थ है रावण, लेकिन जो आपका संबंध तत्पुरुष होता है उसका जो अर्थ निकल के आता है वो प्रसिद्ध नहीं होता है, वो केवल संबंध। राजा का पुत्र भी तो प्रसिद्ध चीज हो गई, प्रसिद्ध चीज हो गई, लेकिन जरूरी नहीं राजा का पुत्र हमेशा वही सेम रहे। राजा चेंज होगा तो राजा का पुत्र भी चेंज होगा, राजपुत्र भी तो चेंज होगा, राजकुमार भी चेंज होगा, लेकिन जो यहाँ पे बहुब्रीहि समाज में दोनों ही पद है, ये दोनों पद मिलकर किसी प्रसिद्ध अर्थ को बताते हैं। नहीं तो मैम जैसे उन्हीं से संबंध ही रहेगा ना, राजा का पुत्र वही संबंध है। राजसेवक नहीं आया, किसने कहा राजसेवक आया? राजसेवक को कौन से आया? क्यों इतना परेशान हो? इसका एक एग्जांपल इसने दिया है, मनसिज। मनसिज, मन में जन्म लेने वाला। मन में जन्मने वाला कौन है मनसिज, पता है? किसे कहा जाता है मनसिज? विचार। और मनसिज किसे कहा जाता है? अच्छा बताओ, धार्मिक सीरियल तो बहुत देखे होंगे ना सबने, देखे नहीं देखे? देखें। एक जगह से जो दूसरी जगह बहुत जल्दी पहुंच जाते थे, और ये कहा जाता है कि सबसे ज्यादा रोल उनका किसका रहता था, मीडिया प्रभारी का रहता था। जैसे आजकल हम मीडिया में नारद, उन्हें कहा जाता है मनसिज। क्यों कहा जाता है मनसिज? सबके मन की गति से चलते थे वो। अरे मैं नहीं मानती हूँ कि मन बहुत जल्दी भागता है, सबसे तेज गति है। और लेकिन यहाँ पे कुछ और निकल के आ रहा है, बातें नहीं, यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, कुछ और। क्यों? मन से उत्पन्न, ब्रह्मा के मानस पुत्र कहे जाते हैं नारद। जो नारद जी हैं वो किसके पुत्र कहे जाते हैं? ब्रह्मा जी के। लेकिन कैसे पुत्र? मानसिक पुत्र। भले उन्होंने कोई उनको ऐसा नहीं था कि वो 9 महीने किसी अपनी माँ के गर्भ में रहे हो उसके बाद उत्पन्न हुआ, ऐसा नहीं है। वो उनके मन से उत्पन्न हुए, यानी जो भी सृष्टि है आपकी, उसमें सबसे पहले जो उत्पत्ति मन से उत्पत्ति हुई है वो किसकी हुई है? नारद मुनि की। जो बिना किसी अवरोध के, बिना किसी बाधा के, बिना किसी वाहन के, बिना किसी सहायक के एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते थे। और मनसिज में क्या है आपका, क्या है? अलुक तत्पुरुष। क्यों? क्योंकि मनसी जो है मन से उत्पन्न, जो इसका बेसिक जो शब्द आता है वो आता है मन या मनस। तत्सम क्या है? मनस। और इसका तद्भव क्या निकल के आया? मन, है ना। और जब हम क्या करेंगे, हम मन से उत्पन्न तृतीय तत्पुरुष करेंगे तो क्या बनता है? मनस का मनसी। और ऐसी वैसी हमने जैसा हमने बनता है वैसा ही उसका प्रयोग कर दिया। यानी जहां पे विभक्ति का लोप ना करके हम जैसा शब्द बना रहे हैं विभक्ति में वैसा ही प्रयोग कर लेते हैं, वो कहलाता है आपका अलुक तत्पुरुष। मिक्स हो गया, मिक्स तो नहीं हुआ? ये चैप्टर हो गया पूरा? हाँ चैप्टर हो गया। तो मैम ने जैसे चैप्टर तो कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चंस भी थोड़े लगा लिया फिर हम लोग, तो हाँ चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। सही रहेगा। जैसे चैप्टर 1 हुआ, हाँ उसके बाद क्वेश्चंस क्योंकि सबका मार्क्स आ जाएंगे। सब समाज, जैसे आप भी चाहे एग्जाम्पल लिख लेके पूछे हम लोगों से कि तुम बताओ तुम बताओ, तो इससे पता रहेगा बच्चे भी कितने एक्टिव हैं। और टेस्ट भी तो होगा शायद तुम लोगों का। पूरा टेस्ट ओवरऑल है, वो तो पूरा होगा सिलेबस का। पूरा सिलेबस मैंने हिंदी में जितना भी चैप्टर में पढ़ा दूंगी, जो पढ़ा दूंगी तो आप ही बनाएंगी। हाँ हाँ, तो जो चैप्टर पढ़ाएंगी वो क्या क्या पढ़ाती है?
समास समास, संधि, वर्णमाला पद, उच्चारण स्थान, उच्चारण सूत्र, ये सब हुआ। वर्णमाला समास तीन चीजें हो गई। अभी एक तो और हो जाएगी। अभी रह गई, अभी शब्द रह गए, शब्द के प्रकार रह गए, कौन कौन से आधार पर शब्दों के भेद होते हैं, ये सब चीजें रह गई हैं। और क्या सिलेबस में होता है? और कुछ भी है? कारक विभक्ति पढ़ाने की जरूरत है? कारक विभक्ति अपने आप पढ़ लोगे। सिलेबस में इसके अलावा है क्या और तुम लोग का? क्या क्या चीजें बची हैं? फोन सबके पास है ना? शब्द है या नहीं सिलेबस में? सिलेबस में शब्द है या नहीं है? क्यों बातें कर रहे हो आपस में? शब्द या शब्द भेद है या नहीं है, ये बता दो। नहीं? शब्द भेद पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, अगर नहीं है सिलेबस में। पल्लवी सिलेबस में है? हम देख रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं? देख रहे हैं। विकारी अविकारी शब्द योग गुण है या नहीं है? लास्ट ईयर से है। यौगिक शब्द कौन से होते हैं? वर्ण, संकर।
समान हिंदी में तो ये सारी चीजें आ जाएंगी ना, ये सभी आएंगे, सभी आएंगे जितनी भी क्योंकि जब तक शब्द के भेद नहीं पढ़ोगे तब तक तत्व तत्सम क्या होते हैं, विकारी या विकारी क्या है, ये सब चीजें नहीं पता चलेगी। देशज कौन से हैं, विदेशज कौन से हैं। अच्छा शब्द कहते कि सही, ये तो बता दो। बातें नहीं, शब्द किसे कहते हैं? तत्सम तत्व। और जाएंगे वहां पर एक शुरुआत थोड़ी पीछे से कर लेते हैं शब्द, क्योंकि इससे पहले भी क्या है और भी भेद है। तत्सम तत्व भी पहुंच जाएंगे। समराइज करके करा रहे हैं, लेकिन ये है कि तत्सम तत्व तक पहुंच जाएंगे। अर्थ के आधार पर यदि हम भेद करते हैं, शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से ज्यादा वर्णों के अक्षरों के संयोग को जो एक पद का निर्माण करते हैं। लेकिन पद कैसा होना चाहिए, शब्द कैसा होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। कहलाता है शब्द। अर्थ के आधार पर दो भेद हो जाते हैं, एक हो जाते हैं आपके सार्थक, निरर्थक। एक होते हैं सार्थक शब्द और एक हो गए निरर्थक शब्द। ऐसे शब्द जो किसी न किसी अर्थ को बताएं। शुक्र मनाओ को मुझे नाम नहीं याद होगा। ये इतने बच्चे तो आएंगे ही आएंगे, इतने तो आएंगे। ये क्या शुक्र मनाओ तो याद, नाम नहीं याद है, अदरवाइज फिर नाम लेके तो फिर अच्छा नहीं लगता कि नाम लेके बुलाना पड़ेगा। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, जहाँ पे जो शब्द किसी न किसी अर्थ से युक्त हो वो सार्थक कहलाते हैं, और जो शब्द किसी न किसी अर्थ को यूज नहीं करते या प्रकट नहीं करते वो निरर्थक कहलाते हैं। जैसे सार्थक में हमने कह दिया, हमने हिंदी में शब्द क्या कहते हैं? कहते हैं ना, रोटी वोटी खाई नहीं खाई। तो इसमें पहला शब्द क्या है? ये तो सार्थक है, लेकिन दूसरा शब्द कैसा है? निरर्थक। लेकिन हमने क्या करा, तुकबंदी में बोलना शुरू कर दिया कि रोटी वोटी खाई है नहीं खाई है। तो ये चीज क्या है? सार्थक जो अर्थ को प्रयुक्त कर रहे हैं, और जो निरर्थक जो किसी न किसी अर्थ को प्रयुक्त नहीं करते हैं वो कहलाते हैं निरर्थक। अब दूसरा चाय वाय, पानी वाली अर्थ है कोई? पहले वाले पद का तो अर्थ है पानी का, लेकिन वाणी का कोई अर्थ है? नहीं है, है? नहीं है। वाणी का तो अर्थ है, वाणी का अर्थ नहीं है। व्युत्पत्ति के आधार पे, व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पे कितने प्रकार होगा? 3। पहला क्या हो गया आपका? यौगिक। क्या होता है यौगिक शब्द? जहाँ पे दो या दो से ज्यादा पद, दो पद तो मिले हुए हो वो कहलाते हैं यौगिक शब्द। जैसे जो समास आप पढ़े हैं, समास में जितने भी शब्द हैं वो सब क्या है? यौगिक शब्द हैं। राजपुत्र हो गया, राजकुमार हो गया, नभचर हो गया, युधिष्ठिर है, ये दोनों, ये सब क्या है? दो ना दो से ज्यादा पद मिले हुए हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? यौगिक शब्द। जहाँ पे दो पद मिले हुए हो, लेकिन दोनों ही पद कैसे हो? सार्थक हो, निरर्थक नहीं होने चाहिए। यौगिक के बाद आते हैं आपके योग ऋण। क्या होते हैं योग ऋण शब्द? योग ऋण क्या होते हैं? जो अपने समान अर्थ को छोड़कर तो विशेष अर्थ बताते हैं, जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़ के विशेष अर्थ हो जाते हैं। जैसे गिरिधर और गिरिधर और
जो भी हम बहुव्रीहि समास में या फिर हम किसमें पढ़ रहे थे, उपपद तत्पुरुष में शब्द पढ़ रहे थे। जैसे आपका हो गया पंकज, दामोदर, गिरिधर, लंबोदर, तो ये सब चीजें क्या है आपकी कहीं ना कहीं योग रूढ़ शब्द है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो पदों का योग तो हो रहा है, दो पद तो मिल रहे हैं, लेकिन क्या है दोनों ही पद किसी तीसरे अर्थ को बता रहे हैं। जैसे हमने कह दिया लंबोदर, लंबोदर किसे कहा जाता है, गणेश जी को, लेकिन इन दोनों पद में लंबा है उदर जिसका, उदर मीन्स पेट। क्या इन दोनों ही पद में गणेश जी की कोई विशेष, गणेश जी का कोई नाम आ रहा है? लेकिन हमने तुरंत क्या कहा, इस शब्द को सुनते ही कह दिया ये गणेश जी के लिए। क्यों? क्योंकि किसी न किसी प्रसिद्ध अर्थ को बता रहा है। तो बेसिकली क्या होता है, जो योग रूढ़ शब्द होते हैं वो हमारे बहुव्रीहि समास के ही उदाहरण जितने भी आएंगे वो सब योग रूढ़ में ही आएंगे। भाई बहुव्रीहि समास में भी तो यही है, दोनों ही पद मिलकर किसी प्रसिद्ध अर्थ को बता रहे हैं। दशानन, लंबोदर, नीलकंठ, गिरिधर, ये सब क्या है, योग रूढ़। एक प्रकार आपका और था इसी में यौगिक, योग रूढ़, और तीसरा था आपका रूढ़। क्या होता है वो? रूढ़ शब्द को हम मूल शब्द भी कह सकते हैं, यानी इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता और साथ ही इसके साथ कोई भी दूसरा पद आके नहीं मिलता, सिंगल शब्द ही चलता है। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया आग, अग्नि, नेत्र, इस क्या है, सिंगल शब्द है ना। लेकिन हमने जब कह दिया नेत्र दान, तो क्या बन गया, यौगिक, नेत्र का दान करना। ठीक है, आंख, अग्नि, जैसे हमने कह दिया अग्निशमन यंत्र, क्या मतलब हुआ इसका, अग्निशमन का, आग बुझाने वाला यंत्र या फायर ब्रिगेड। तो ये चीज क्या है, ये हमारा यौगिक बन गया अग्निशमन, क्योंकि यहाँ पे दो पद मिल रहे हैं और दोनों ही पद यदि अलग अलग कर रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं, सार्थक नहीं है। अग्नि का अर्थ अलग है और शमन का अर्थ अलग है। लेकिन जब एक ही पद प्रयुक्त होता है केवल अग्नि, तो क्या कहलाएगा, रूढ़ शब्द। रूढ़ में सिंगल शब्द होता है, यौगिक में दो शब्द मिलकर बनते हैं, यौगिक बनता है, और योग रूढ़ में होते दो या तीन है, लेकिन वो किसी न किसी तीसरे अर्थ को बताते हैं, और ऐसे अर्थ को बताते हैं जो प्रसिद्ध हो। दूसरा हो गया आपका व्युत्पत्ति के आधार पर, कैसे व्युत्पत्ति होती है शब्दों की। अब तीसरा प्रकार है जिसमें हम तत्सम या तद्भव पढ़ते हैं। उत्पत्ति और इससे व्युत्पत्ति दोनों क्यों कहा गया, क्या दोनों एक ही बात है? उत्पत्ति और व्युत्पत्ति दोनों एक ही अर्थ है। उत्पत्ति का मतलब ये है कि उत्पत्ति होने के बाद फिर उत्पत्ति, तीसरा पक्ष, हाँ फिर से रिपीटेशन हुआ। लेकिन उत्पत्ति में क्या है कि कहाँ से जनरेट हुआ है कोई शब्द, तो जनरेट करने वाली जब बात आती है तो आती है तत्सम और दूसरी है तद्भव। क्या अंतर होता है दोनों? तत्सम किसे कहते हैं? मैं जो हिंदी भाषा के जो के तो ले लिया गया, हिंदी भाषा से, जैसे घृत का क्या होता है? घी। और ये घी जो है क्या हो गया? तद्भव। अग्नि से बना आग, और दही से दही बना। काक से बना, काक से क्या बना? कौवा बना, कोयल? काक से नहीं, है कोयल का क्या होता है? पिका। काक से क्या बना? कौवा बना।
मैम नेत्र शब्द ये तत्सम है। नेत्र यत्र से क्या बना था? नेत्र नेत्र नेत्र, हाँ। चक्षु। इसके साथ ही नेत्र का एक और बना हुआ चीज पता है? लोचन और अक्षी। अक्षी से बना आंख, यानी ऐसे पर जो बता रहे थे वो किताब खोले बैठे हैं तब ये हाल है। शुद्ध करते नहीं चल रहा है। अक्षी से क्या बना है? आंख। तो तत्सम क्या है? जैसे संस्कृत में हमारे क्षेत्र हुए हैं, यानी हम जानते हैं कि हमारी हिंदी भाषा कहाँ से उत्पन्न हुई है? संस्कृत से निकल के आई। कुछ शब्द ऐसे हैं जो आज भी संस्कृत में जैसे प्रयुक्त होते हैं वैसे ही यूज किए जाते हैं। लेकिन क्या है कि जो शब्द जैसे संस्कृत में थे वैसे की वैसे में कोई भी परिवर्तन ना करते हुए ज्यों का त्यों प्रयोग कर लिया गया, वो कहलाया तत्सम। और तद्भव जहाँ पे हमने कुछ ना कुछ रूपांतरित कर दिया, जैसे यज्ञ शब्द है, क्या यज्ञ को हमने रूपांतरित किया? यज्ञ शब्द किसका है? संस्कृत का है या हिंदी का है? यज्ञ हवन हिंदी का है। लेकिन यज्ञ शब्द क्या है? हम ऐसा ही यूज कर लेते हैं। हवन बहुत कम लोग बोलते हैं, मतलब बोलते भी है, लेकिन क्या है हम यज्ञ भी बोलते हैं ज्यादातर बोलने में अपनी बोलचाल की भाषा में, और हवन भी बोलते हैं। तो ये क्या है तो तत्सम का, लेकिन इसे क्या कर लिया हमने? तत्सम होने के साथ साथ यानी संस्कृत से उत्पत्ति हुई है, नहीं फिर भी हम क्या करते हैं तो बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त कर लेते हैं। इसका कोई भी हमने परिवर्तन नहीं किया है। हवन तो बोलते हैं, लेकिन हवन क्यों बोलते हैं? क्योंकि अपने सुविधा के अनुसार। या वो हवन अलग है? नहीं, एक ही बात है, बात तो एक ही है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से उत्पत्ति होने के साथ साथ हम उन्हें अपनी बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त कर रहे हैं। ये क्या ना होगा? हवन अलग होगा। हवन क्या होगा? है वही चीज, पर उसका छोटा रूप हवन है और छोटा रूप और बड़ा रूप हम अपनी सुविधा के अनुसार बना लेते हैं। भाई अगर बेसिकली अगर एक चीज देखी जाए, हवन की उत्पत्ति भी कहाँ से हुई है? यज्ञ से भी उत्पत्ति हुई है। लेकिन हम क्या करते हैं, वहां पे अनुष्ठान उतना बड़ा नहीं कर पाते हैं, उतने पुरोहितों को नहीं बुला पाते, यजमान नहीं बन पाते या फिर यज्ञ करने वाला नहीं बन पाते, तो हम क्या करते हैं उसका छोटा रूप अपनी सुविधा के अनुसार अपने आप ही करना शुरू कर दिया और कहलाया हमारा हवन। तो एक संक्षिप्त ये छोटा लघु रूप कहलाएगा हवन, लेकिन उसका जो एक विधि विधान के अनुसार यदि कोई कार्य किया जा रहा है तो कहलाएगा यज्ञ। मैं ये बात कर रही हूँ कि यहाँ पे यज्ञ शब्द जैसा हम संस्कृत में प्रयुक्त करते आ रहे थे वैसे ही हम यहाँ पर भी करते। कहते हैं ना गायत्री परिवार में क्या हो रहा है, शांति कुंज में क्या चलता रहता है, लगातार यज्ञ चलते रहते हैं। वहाँ हवन नहीं कहते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ एक बड़े स्केल पे हो रहा है, विधि विधान के अनुसार हो रहा है। तो ये सब चीजें क्या है, जैसे संस्कृत में प्रयुक्त हो रहा है ये शब्द, वैसे ही हमने उसे बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त कर लिया। हवन शब्द क्या है, उसका एक विकृत रूप में कह सकते हैं, एक रूपांतरित रूप में कह सकते हैं। और कौन सा होता है उत्पत्ति के आधार पे? देशज, विदेशज, संकर। संकर शब्द कौन से होते हैं? देशज, विदेशज, क्या अंतर है दोनों? देशज और विदेशज अंतर है दोनों में। विदेशज जो विदेश से लिए गए हैं, क्योंकि हमारे भारत में बहुत सारे बाहर से आने वाले आक्रमणकारी भी थे, तो उनकी स्थिति ऐसी थी कि जो वहां से शब्द लिए गए वो सब क्या है, विदेशज शब्द। और देशज जो हमारे स्थानीय बोलियों से लिए गए। कहीं ना कहीं क्या होता है, जैसे कहते हैं कि हर 10 किलोमीटर में क्या होता है, भाषा बदल जाती है। इतनी जल्दी पानी भी नहीं बदलता जितनी जल्दी भाषा बदल जाती है। तो बोली कहीं ना कहीं प्रभाव रखती है। उस बोलियों से लिए गए जो शब्द है वो क्या कहलाएंगे, हमारे देशज शब्द। जैसे अगर आप इधर के क्षेत्र के हो और आप मुरादाबाद साइड में जाओ या पूरे उस साइड में जाओ, यहाँ पे खड़ी भाषा ज्यादा बोली जाती है। मेरठ साइड में जाओ तो वहां पे क्या है, खड़ी भाषा है। इसके अलावा और कुछ है?
कमीज विदेशी शब्द में आएगा कमीज। कमीज, हाँ विदेशी में। कोट पैंट भी तो विदेशी में है। कोट पैंट भी विदेशी में है। कौन सी भाषा से लिए गए कोट पैंट? ये इसमें कौन सी भाषा की? अंग्रेजी भाषा से लिए गए, क्योंकि जैसा इंग्लिश में प्रयुक्त होते हैं वैसे ही हिंदी में यूज करते हैं कोट और पैंट। और बहुत अलग-अलग कैसे वर्ड आते हैं विदेशज में, जैसे आपके आगे फ्रांसीसी शब्द भी होते हैं, कुछ पुर्तगाली भी होते हैं, है ना, इंग्लिश में भी होते हैं, अरबी भी है, फारसी भी है। तो ज्यादातर हम क्या लेते हैं, अरबी और फारसी में क्या होते हैं, नीचे नुक्ता लगा हुआ होता है। जैसे अखबार, खा में क्या है, खा पूरा तो बोल रहा है लेकिन कहीं ना कहीं उसमें नुक्ते का प्रयोग ज्यादा है। जितनी भी अरबी और फारसी में आप साहित्य पढ़ोगे या फिर कोई शब्द पढ़ोगे उसमें नुक्ता जरूर होगा। नुक्ते से क्या होता है, उसके बोलने का उच्चारण करने का तरीका है वो अलग हो जाएगा। गजल, राजी, हाँ, और जुबान, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। विदेशज में क्या है, जो विदेश से लिए गए, जैसे बताइए रहे। फिर आगे आपके वर्ण संकर या संकर शब्द। कौन से शब्द होते हैं ये संकर? देशज और विदेशज दोनों होते हैं। सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखो, इसमें दो शब्द होते हैं। दो शब्दों का होना जरूरी होता है, तभी वो कहलाएगा संकर शब्द। संकर मीन्स मिला हुआ। दो शब्द होने के साथ साथ क्या होते हैं कि जरूरी नहीं कि दोनों शब्द एक ही भाषा से लिए गए, सेम परिवार के या समजातीय हो, ये जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने शब्द ले लिया है जांच करता, क्या मतलब वो जांच करता है? और जांच मीन्स जांच करने वाला। तो जांच जो शब्द है वो कहां से लिया गया हमारा? हिंदी। और करता किसका है? संस्कृत। तो ऐसे शब्द जो दो हो, दो के मिलने से बने हो और साथ में क्या हो, दोनों ही शब्द अलग अलग भाषा से लिए गए, वो कहलाते हैं आपके संकर शब्द। एक उदाहरण और ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिया टिकट घर, क्या इंग्लिश में टिकट को कुछ और कह सकते हैं? टिकट ही कहते हैं। तो हमारा टिकट क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और घर किसका है? हिंदी का। दोनों ही भाषा क्या है? अलग अलग है। तो दोनों ही भाषा के जो शब्द हैं उन्हें मिला के जो शब्द बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? संकर शब्द। इसके बाद चौथा जो प्रकार है वो है आपका रूपांतरण के आधार पे। रूपांतरण या फिर रूपांतर, रूप का जहां पर अंतर हो वो कहलाते हैं रूपांतरण या रूपांतर शब्द। कौन से होते हैं? विकारी और अविकारी, जिसमें कोई विकार ना हो। विकारी और अविकारी। विकारी शब्द कौन से होते हैं? जिनमें संज्ञा या सर्वनाम के आधार पर या वचन के आधार पे परिवर्तन आ जाता है, वो कहलाते हैं विकारी शब्द। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कह दिया बालक, खेलती है, क्या ये वाक्य सही कहलाएगा? क्यों? बालक क्या होगा? खेलता होगा। तो यहाँ पे क्या है?
क्रिया के आधार पर हमें पता चल रहा है कि क्या है यहाँ पर, या तो बालिका होना चाहिए था, या बालक है तो इसके साथ क्रिया क्या होनी चाहिए थी, खेलता। तो जहाँ पे ऐसे पद जिनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन रहता है या कुछ ना कुछ विकार आ जाता है वो कहलाते हैं। लेकिन किसके आधार पे आता है, लिंग के आधार पे, वचन के आधार पे। वचन तो पता है ना, हिंदी में कितने वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, जबकि संस्कृत में हमेशा 3 वचन चलते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसी तरीके से हिंदी में लिंग चलते हैं केवल 2, या तो पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा। लेकिन संस्कृत में हमेशा 3 लिंग चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अविकारी शब्द कौन से होते हैं, जिनमें कोई भी विकार न हो। इन ऐसे शब्द जिन पे संज्ञा का, सर्वनाम का, क्रिया कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वो कहलाते हैं अविकारी शब्द। जैसे हमने मान लिया, कह दिया लेकिन, लेकिन एक शब्द है ना, लेकिन इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे हम इसे बहुवचन के साथ लगाएं, एक वचन के साथ लगाएं, स्त्रीलिंग के साथ लगाएं या फिर पुल्लिंग के साथ लगाएं, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने कह दिया जैसे राम यहाँ आया था लेकिन वापस चला गया, ये क्या हो गया, राम क्या यहाँ पे पुल्लिंग शब्द है। अब इसे ही हमने स्त्रीलिंग के साथ यदि हमें बनाया कि रमा यहाँ आई तो थी लेकिन वापस चली गई, तो दोनों ही सेम है, लिंग के आधार पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो अविकारी शब्द जिनमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है। और बताओ अविकारी की कोई उदाहरण है, याद नहीं? किंतु, परंतु, यद्यपि, तथापि, ये सब चीजें क्या है, सब अविकारी शब्द के उदाहरण है, क्योंकि इनमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, ना वचन के आधार पे हो रहा है, ना लिंग के आधार पे हो रहा है, ना क्रिया के आधार पे हो रहा है। भाई एक वाक्य में 3 ही तो पार्ट होते हैं मेन, एक हो गया आपका कर्ता, फिर क्या हो गया क्रिया और कर्म, ये 3 ही पार्ट तो मेन है। बिना कर्ता के कोई वाक्य नहीं बन सकता। खेल रहा है, कौन खेल रहा है पता ही नहीं, क्या कर रहा है, तो ये चीजें क्या है, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो किसी भी वाक्य की पूर्ति के लिए, किसी भी वाक्य को बनाने के लिए जरूरी होते हैं। और जब इन तीनों के आधार पे किसी भी शब्द में परिवर्तन नहीं होता है तो वो कहलाते हैं अविकारी। और जब परिवर्तन हो जाता है, चाहे क्रिया में परिवर्तन हो, कर्म में परिवर्तन हो या फिर कर्ता में परिवर्तन हो, वो कहलाते हैं विकारी शब्द। अब जैसे हमने क्रिया तो लगा दी बहुवचन की, लेकिन कर्ता हमारा क्या है, एक वचन का, तो उसमें क्या होगा, वाक्य में संशोधन करना होगा और वो क्या कहलाएगा हमारा विकारी शब्द। पूछना है कुछ? कितने प्रकार पड़े होंगे शब्द के? 4। कौन कौन से? पहला क्या था, अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक। जो सार्थक होते हैं वो अर्थ से पूर्ण होते हैं, जो निरर्थक होते हैं वो अर्थ से विहीन होते हैं। दूसरा कौन सा था? व्युत्पत्ति के आधार पे। व्युत्पत्ति के आधार पे कितने प्रकार थे? 3। कौन कौन से? यौगिक, योगगुण और गूढ़ शब्द। यौगिक शब्द जहाँ पर 2 शब्द मिलते हैं वो यौगिक कहलाते हैं। योगगुण जहाँ पे 2 पद हो लेकिन किसी तीसरे अर्थ को बताते हैं, जैसे बहुब्रीहि समास, वो योगगुण हो गए। और गूढ़ शब्द जो मतलब किसी भी शब्द के मिलने से नहीं बनता है, बल्कि क्या होता है, स्वतंत्र एक ही शब्द रहता है, वो कहलाता है गूढ़ शब्द। फिर क्या था? उत्पत्ति के आधार पे, हाँ,
तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषण और संघर्ष, ये 5 भेद थे। तत्सम संस्कृत की तरह उसके समान। तद्भव उससे उत्पन्न हुआ, जैसे हमने परिवर्तित कर लिया, उत्पन्न हुआ, वो हिंदी में जैसे भी हम यूज कर रहे हैं हो गए आपके तद्भव। और तद्भव के आप कौन से थे? देशज, जो अपने देश से ही दिए गए लेकिन अलग अलग बोलियों से ले लिए गए। विदेशज, जो विदेश से लिए गए शब्द हैं, जिसमें आपके अरबी के भी होते हैं, फारसी भी है। फिर कौन सा था? संकर। संकर में क्या है कि हाँ, 2 पद होने आवश्यक है, 2 शब्द होने आवश्यक है, 2 अलग अलग भाषाओं में। और क्या था? रूपांतर के रूपांतर अधिकारी और पूछना है कुछ नहीं पूछना है ना, कल हम ही पूछेंगे। कल कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, जितना भी अभी तक पढ़ा दिया है सबसे मिक्स करके। और गायब मत होना, और गायब हो भी जाएंगे तो चेहरे तो आ सकते याद है, कौन गायब हुए कौन नहीं हुए।